हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आज हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विषय में जानकारी लेंगे, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे मानसिक अपंगता क्या होती है। वे बालक जिनकी परिस्थिति सामान्य मानसिक विकास से कम होती है, मतलब जिनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। ठीक है, ठीक से वे उपयोगी ढंग से दैनिक जीवन की क्रियाओं से भी समायोजित नहीं हो पाते। समायोजित का मतलब होता है एडजस्ट करना। वो नॉर्मल इंसान की तरह दैनिक क्रियाओं से नहीं जुड़ पाते हैं और ऐसे व्यक्ति 18 साल से पहले नजर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आने लगता है। आगे हम पढ़ेंगे मानसिक अपंग लोगों का वर्गीकरण। 3 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। मंद बुद्धि, जिन्हें मोरॉन्स कहते हैं, ये नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बहुत स्लो लेवल में होते हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मंद बुद्धि के विषय में अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से। इम्बेसाइल्स क्या होते हैं? ये मंद बुद्धि से थोड़े ठीक होते हैं। और मूर्ख तो आप भली भांति जानते हैं इसके विषय में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानसिक अपंग लोगों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, सामाजिक समायोजन मानदंड बालक को समायोजित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाज में ये फिट नहीं बैठते, घुल मिल नहीं पाते। ठीक है, अलग थलग रहते हैं। कक्षाओं में बार बार फेल हो जाना इनकी पहचान है। विकास मानदंड संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास मंद। मतलब क्या होता है इसका? नॉलेज टेस्ट हो चाहे संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास इनका बहुत मंद गति से होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इनमें कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे होठों का जीभ से अलग थलग होना, जीभ भी बाहर आ जाती है। कहते हैं ना, देखने में खाली खाली से दिखते हैं, वही है ये। ठीक है, सिर चपटा, नाक चौड़ी, आंखें खड़ी हो जाती हैं, ये इनकी पहचान है। क्लियर है? अब हम देखेंगे अधिगम अपंगता। अधिगम का मतलब होता है नॉलेज, मतलब नॉलेज की अपंगता। अपंगता मतलब डिसेबिलिटी। ठीक है, लिखने, बोलने, सोचने, पढ़ने, सुनने या कोई भी क्रियाएं करने में अक्षमता अपूर्ण हो जाती है इनकी। ठीक है, इनका कारण अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि ना ठीक से बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं ये। और जो गणितीय क्रिया करने में ये अपूर्ण होती है इनकी क्षमता। ठीक है, बाकी लोगों की अपेक्षा ये अपूर्ण होते हैं बोलने, लिखने, पढ़ने, सोचने या गणितीय क्रियाएं करने में। क्लियर है? इसके बाद है अधिगम अपंगता वाले छात्रों की पहचान कैसे की जाएगी। ठीक से पढ़ नहीं पाते लेकिन मौखिक उत्तर बहुत अच्छे ढंग से देंगे ये। ठीक है, अक्षरों को सही क्रम में नहीं लिख पाते, अक्षरों को छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र संख्याएं लिखने में भी गलतियां करते हैं, जैसे 13 को 21 लिख देंगे, 89 को 98 कर देंगे। ऐसे देखे होंगे आपने। ठीक है, सदैव मलिन रहते हैं, गृह कार्य को विलम्ब से करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर आएंगे। गृह कार्य विलम्ब से करने वाले बालक कौन होंगे? अपंगता वाले कहलाएंगे। ठीक है, अधिगम अपंगता वाले। कक्षा में देरी से आना इनकी विशेषता होती है। शब्दों की कई पंक्तियां छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, शब्दों का सही उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है इनको वही समझ में नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम अपंगता के प्रकार हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अधिगम अपंगता 2 प्रकार की होगी, या तो सामान्य होंगे या विशिष्ट होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सामान्य अधिगम अपंगता क्या होती है। सभी शैक्षिक एवं तकनीकी विषयों में कमजोर होते हैं। वे सभी विषयों को समझ सकते हैं, परंतु ऐसा करने में उन्हें बहुत समय लगता है। कहने का मतलब ये कि स्लो लर्नर। ठीक है, सामान्य अधिगम अपंगता यानी कि जो स्लो लर्नर होते हैं, सभी शैक्षिक तकनीकी कार्यों में वो स्लो होते हैं। ठीक है, हर विषय को समझते हैं लेकिन उनको बहुत टाइम लग जाता है ऐसा करने में, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाता, वो कंफ्यूज बहुत रहते हैं। ठीक है, और विशिष्ट अधिगम अपंगता क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में नियमित कक्षाओं में समस्या की विशिष्टता के कारण दूर नहीं की जा सकती। लिखने पढ़ने में अपंगता होती है, गणितीय क्रिया करने में भी अपंगता होती है। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ सचमुच बहुत गड़बड़ होती है। सामान्य तो ठीक है, लेकिन विशिष्ट जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा विशिष्ट। ठीक है, इनके साथ वाकई बहुत गड़बड़ होती है। बचपन से ही इन्हें सिखाया नहीं जाता। जब बचपन से ही इनकी नींव कमजोर है तो आगे वो जाहिर सी बात है अच्छे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, गणितीय क्रिया देखकर ही ये डर जाते हैं। नॉर्मल सवाल आ जाएगा जैसे कि 2 + 2, 2 × 2, तो ये आसानी से कर जाएंगे। अगर 2 या x इस टाइप के जो सवाल आ जाएंगे, x × y की स्क्वायर, तो ये घबरा जाएंगे। ठीक है, ये इनकी पहचान है। क्लियर हुआ? इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के जो सूत्र के प्रतिपादक हैं, इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, विलियम स्टर्न है। ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न, जिसे हम IQ है ना, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो कहते हैं, उनके प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न। आगे पढ़ेंगे विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक के विषय में देख लेते हैं। समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम गुण पाए जाते हैं। बुद्धि, शरीर, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके आसपास के जो बच्चे हैं उनसे
अगर तुलना की जाए तो ये कमजोर होते हैं। विशिष्ट बालक जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से कमजोर होते हैं, किसी एक विषय में कमजोर भी रहते हैं ये। अब आगे देखते हैं, विशिष्ट शब्द उन बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सामान्य या औसत से विचलित होते हैं। ठीक है, यह विचलन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ये कहना है क्रो एंड क्रो का। ये एक साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, में साइंटिस्टों का भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है, धनात्मक और ऋणात्मक से याद रखिए। विशिष्ट बालक में धनात्मक ऋणात्मक किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, कीवर्ड पकड़ कर चलिए, मैं पहले से भी आपको बताती आ रही हूँ। आगे हम देखेंगे विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण का आधार क्या है। विशिष्ट बालकों को कितने प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है? तो ये है मानसिकता और शैक्षणिकता के आधार पर, शारीरिक रूप से अक्षमता के आधार पर और सामाजिक दृष्टि के आधार पर। 3 आधार पर बांटा गया है। अब तीनों को हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। मानसिकता और शैक्षणिकता के आधार पर क्या क्या है? प्रतिभाशाली बालक, इसके विषय में हम जानते हैं, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सृजनात्मक बालक क्या होते हैं? क्रिएटिव, है ना, जो क्रिएटिव बालक होते हैं, नई नई चीजें क्रिएट कर करके देखते हैं। पिछड़े बालक, नाम से ही पता चल रहा है बहुत पिछड़े होते हैं। मंद बुद्धि, इसके विषय में भी आप जानते ही होंगे। इसके बाद है शारीरिक रूप से अक्षमता के आधार पर, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। कैसे होंगे? अल्पदृष्टि बालक। ठीक है, जो मतलब अंधत्व में होंगे, अंधे होंगे। ठीक है, अल्पदृष्टि, कम दिखाई देने वाले। ठीक है, कम सुनने वाले बालक, क्योंकि शारीरिक कमजोरी है उनकी। ठीक है, अपंग बालक, जो चल फिर नहीं सकते। नाजुक और कमजोर बालक। ठीक है, ये शारीरिक रूप से अक्षमता के आधार पर है। आगे हम देखेंगे सामाजिक दृष्टि के आधार पर क्या क्या है? अपराधी प्रवृत्ति के आधार पर बालक, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, समस्यात्मक बालक और सुसमायोजित। ठीक है, इनके विषय में हम अभी क्लियर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ क्या होता है? वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु के वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो। देखिए फ्रेंड, नाम से पता चल रहा है प्रतिभाशाली कौन होते हैं। सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली होंगे। संगीत कला में भी विशेष रुचि रखते हैं और निपुण होते हैं। ये प्रतिभा बालकों की श्रेणी में आते हैं। नाम से पता चल रहा है, मुझे ज्यादा डिटेल में इनको बताने की आवश्यकता नहीं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार आपको इनकी परिभाषा याद रखनी है। हैविंगहर्स्ट है की विचारधारा के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। इनका कीवर्ड पकड़कर चलिए आप। टर्मन के अनुसार शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, इन दोनों ने विशेषताएं बताई हैं। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। कैसे पहचानेंगे? कोई भी पाठ आसानी से याद कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इस विषय में ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मानसिक क्रिया में तीव्र होते हैं, अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञानवान होते हैं, मौलिक चिंतन अधिक करते हैं। ये किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में तुरंत कोशिश करते हैं, पहले नंबर पर कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी टीचर कुछ पूछ ले तो पहले हाथ उठता है इनका। बहुत जिज्ञासु होते हैं और इनकी, हाँ, इसमें याद रखने वाली चीज़ें जो भी बताऊँगी मैं, उसमें आपको इनकी बुद्धि लब्धि, IQ लेवल याद रखना है। 130 से 170 तक होता है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, वैसे तो इनका होना चाहिए 120 से 140 तक प्रतिभाशाली का, क्योंकि जो अति प्रतिभाशाली हो जाएंगे वो हो जाएंगे फिर 150 से 180 के बीच, पर इसमें दिया गया है 130 से 170 तक, तो ये प्रतिभाशाली बालकों कैटेगरी में आएगा। ये आपका IQ देखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ये छोड़ना नहीं है, बुद्धि लब्धि वाला। ठीक है, इसके बाद है सृजनात्मक बालक। नाम से पता चल रहा है सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बालक। ठीक है, सृजन का मतलब होता है नई चीज़ों का निर्माण करना, तो सृजनात्मक बालक का अर्थ क्या हुआ? नई चीज़ों को सृजन करना, निर्माण करने वाला बालक। मतलब कि बालक जो पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों, नए विचारों का सृजन करता रहता है। ठीक है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बालक, इससे याद रखिए। ठीक है, इसके बाद है कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ठीक है, और मैकिनन के अनुसार है सृजनशील बालकों की रुचि अर्थों, प्रतीकों और उसमें निहित अर्थों से अधिक होती है। ये दोनों परिभाषा आपको कीवर्ड के अनुसार याद रखनी है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे हम देखेंगे सृजनात्मक बालक की पहचान क्या है। सृजनात्मक बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं, बहुत मौलिक होते हैं वो, मतलब कि वे बालक मौलिक चिंतन ज़्यादा करते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। ठीक है, सामने वाला क्या सोच रहा है उससे बहुत अलग होता है ये। ठीक है, सबसे हटकर सोचता है वो, क्रिएटिव। स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है उसमें, मतलब कि उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता किसमें होती है, तो ये सृजनात्मक बालक में होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ मैं आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है,
हंसी मजाक की इसमें प्रवृत्ति होती है। उत्सुकता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है इनका। उत्सुकता, काफी उत्सुकता होती है नई नई चीजों को जानने के लिए, कोई भी चीज में डीपली बात करते हैं ये। ठीक है, आगे है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावनात्मक बहुत ज्यादा होते हैं ये। इनका आईक्यू याद रखना है आपको, 120 के ऊपर होता है इनका आईक्यू। ठीक है, आगे हम देखेंगे सृजनात्मक की पहचान के लिए निरंतरता, मौलिकता, लोचनीयता तथा विस्तार का मापन एवं परीक्षण किया जाता है। और भी देखिए, सृजनात्मकता का परीक्षण कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें है चित्र पूर्ति परीक्षण। ये क्या होता है, इसमें अपूर्ण चित्र दे दिया जाता है, उसको पूरा करने के लिए बोल दिया जाएगा। अधूरा चित्र दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि पूरा करो। प्रोडक्ट इम्यूवमेंट टास्क, ये क्या होता है, प्रोडक्ट इम्यूवमेंट टास्क क्या होता है, ये होता है चूने के, जैसे कि आपने देखे होंगे चूने के खिलौने वाला। ठीक है, उसमें एक प्रोडक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, टास्क में चूने के खिलौने के द्वारा उसे उसके विचारों को लेखबद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला है व्रत परीक्षण। इसमें व्रत में चित्र बनाने के लिए दे दिया जाता है, व्रत बनाए जाते हैं, चित्र उसके अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, और खाली टिन के डब्बे से नई नई चीजों का निर्माण करता है वो, ऐसा कहा जाता है उसको। ठीक है, व्रत परीक्षण, समझ गए आप लोग ये। आगे हम देखेंगे मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, ये जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर हैं, जो खुद स्वयं अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते। मंद बुद्धि आप देखे होंगे, समझते भी हैं इसके बारे में। ठीक है, इनको किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इनको भोजन कराना पड़ता है, कपड़े पहनाना पड़ता है, खुद से अपना कुछ नहीं कर सकते, इनकी बच्चों की विशेष देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्लियर है मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं। इसके बाद है मंद बुद्धि बालकों के लक्षण देखेंगे हम। ध्यान विस्तार सीमित, देखिए सीखी हुई बात का प्रयोग नई परिस्थितियों में कठिनता से कर सकते हैं। मतलब कि देखिए, आप कोई चीज़ से उनको सिखा देंगे और अगर आप उस चीज़ का तरीका बदल दें तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने A to Z सिखाया वो वैसा ही कर पाएंगे। अगर आप इधर उधर कुछ बात, कोई भी चीज़ को इधर उधर कर दिए तो वो नहीं कर पाएंगे। एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने मन से कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, शीघ्र निराश भी हो जाते हैं। और इनका आईक्यू याद रखना है, हर बालकों का आईक्यू आपको याद होना चाहिए, 70 से कम होता है मंद बुद्धि बालकों का। ठीक है, आगे देखते हैं, पुरानी मान्यताओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं उन्हीं पर को लेकर चलेंगे ये। ठीक है, E.L. डॉल, ये एक साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। मानसिक दुर्बलता सामाजिक अयोग्यता की वह अवस्था है जो परिपक्वता पर प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, परिपक्वता के बाद पता चलता है कि मानसिक दुर्बलता है। ठीक है, यह बुद्धि के विकास के सीमित हो जाने से उत्पन्न होती है, जिसकी उत्पत्ति शारीरिक कारणों से होती है। इन्होंने कहा है कि शारीरिक कारणों की वजह से ये मंद बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोई भी कीवर्ड पकड़ कर चलिए आप। आगे है मंद बुद्धिता के स्तर। अब हम इसके स्तर देखेंगे। जड़ बुद्धि, ऐसी बुद्धि वालों की जो आईक्यू होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा 25 होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये 2 साल के बच्चों की तरह इनका मानसिक विकास होता है। जड़ बुद्धि वाले बालक, सिर्फ इतना याद रखिए, आईक्यू इनका 25 से 25 होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और ये 2 साल के बच्चे की तरह इनकी मानसिक विकास होता है। इनको भोजन कराना पड़ता है, कपड़े पहनाना पड़ता है 2 साल के बच्चों की तरह। ठीक है, जड़ बुद्धि बालक, अब समझ गए। मानसिक दुर्बलता के कारण ये सर्वाधिक दुर्बल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मूढ़ बालक, ऐसे बालक जिनका आईक्यू 25 से 50 तक होता है। ठीक है, जड़ बुद्धि 25 तक होता है, मूढ़ बुद्धि वाले इनका आईक्यू क्या होता है, 25 से 50 तक। ठीक है, ये दुर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं और इनका मानसिक स्तर क्या होता है, 3 से 7 साल के बच्चे की तरह होता है। इनको अक्षरों का ज्ञान तो कराया जा सकता है, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं होता इनसे। ठीक है, याद रखना है ये आपको। अगला है मूर्ख बुद्धि, ऐसे बालक जिनका आईक्यू 50 से 70 तक होता है ना, और ऐसे बालकों का मानसिक विकास 7 से 10 वर्ष के बालकों के स्तर तक होता है। देखिए, जड़ बुद्धि वाले 25 तक रहेंगे और 2 साल के बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, मानसिक विकास। ठीक है, और मूढ़ बुद्धि वाले 25 से 50 होंगे आईक्यू लेवल इनका, और 3 से 7 साल के बच्चे की तरह मानसिक विकास होगा। ठीक है, और मूर्ख बुद्धि वाले इनका आईक्यू क्या होगा, 50 से 70 तक होगा, और ये 7 से 10 वर्ष के बच्चों की तरह इनका मानसिक विकास होगा। ये रोजी रोटी कमा सकते हैं। ठीक है, पेट भरने के लिए। ठीक है, भूखे नहीं रह सकते ये। आगे है आईक्यू की बात करें तो आईक्यू में एक लेवल आपको और याद रखना है, 70 तक का तो हो गया। अब अगर पूछ लिया क्वेश्चन में आपसे कि 70 से 80 वाले कौन से कहेंगे, तो ये हो जाएंगे सीमांत केस कहे जाएंगे, सीमांत बुद्धि वाले। ठीक है, सीमांत कहे जाएंगे, ये ना इधर के रहते ना उधर के रहते, इनको पता ही नहीं होता। ठीक है, 70 से 80 वाले
क्या हो जाएंगे, ये सीमांत केस कहे जाएंगे। क्लियर है इतना? आगे देखेंगे हम मंद बुद्धिता के कारण क्या क्या हैं। अब देखते हैं वंशानुक्रम। मंद बुद्धि किन किन कारणों से थी? कभी कभी हमारे परिवार का भी जेनेटिक प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो बच्चे पर भी उसका असर होगा। ठीक है, इस पर जो 2 वैज्ञानिक है, ये नाम आपको याद रखना है, गाल्टन और गोडार्ड। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इन लोगों ने वंशानुक्रम को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। जिसमें जो गाल्टन है, इन्होंने एक परिवार का उदाहरण लेकर समझाया है। काली काक है ना, काली काक एक परिवार है, इसका अध्ययन बहुत बारीकी से इन्होंने किया है। क्लियर है? वंशानुक्रम, वंश में अगर मंदबुद्धिता तो वो आगे तक जनरेशन में चलती रहती है। क्लियर है? इसके बाद है ग्रंथि असंतुलन। जैसा कि हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को उससे बहुत सारे जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें एक हार्मोन होता है पिट्यूट्रीन। ठीक है, ये हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो बच्चा मंदबुद्धि का शिकार हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं एक्सरे का प्रभाव। देखिए फ्रेंड्स, गर्भवती स्त्री को कभी भी एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे के कारण बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। उसकी हानिकारक किरणें बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। ठीक है, आगे है छूत की बीमारियां। जब माता गर्भवती होती है तो छूत की बीमारियां हो जाती हैं, तो जिसका नाम क्या है, माइक्रोसिफेली। ये नाम आपको याद रखना है। छूत की बीमारी होती है माइक्रोसिफेली। इससे माँ को बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को मंदबुद्धि करा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ है? आगे है माता पिता की आयु। अगर अधिक आयु में आप गर्भवती हो रहे हो तो ये कारण भी होता है कि बच्चे का मानसिक विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, माता पिता की आयु इसमें विशेष महत्व रखती है। इसके बाद है शारीरिक आघात। कभी कभी सर पर चोट लग जाना तो बच्चा उसके कारण भी मंदबुद्धि का शिकार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखते हैं क्या है मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा। अब उनकी शिक्षा के पे बात आ जाती है। इनके लिए विशेष स्कूल होते हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसे बालकों को विशेष स्कूल में डाल दिया जाता है, और डिपेंड करता है कि उनका स्तर क्या है। ठीक है, किस स्तर के हैं वो, तो आप समझ गए। विशेष ऐसे बालक को विशेष स्कूल में डाल दो, जिससे वो डिपेंड करेगा कि उसका स्तर क्या है। ठीक है, अगला है विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा। उनके लिए स्पेशल टीचर नियुक्त किया जाता है, जो उनकी समस्याओं को समझे, उनसे वैसे ही डील करे। ठीक है, क्लियर है? आगे है सामान्य शिक्षा। ऐसे बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाकर शिक्षा दी जा सकती है, सामान्य शिक्षा की तरह। ठीक है, आगे सामान्य स्कूलों में विशिष्ट प्रकार की कक्षाएं। चाहे तो विशेष प्रकार की कक्षाएं लगा सकते हैं सामान्य स्कूल में, विशिष्ट प्रकार की कक्षाएं उनको दे सकते हैं लगाकर। ठीक है, शिक्षा। आगे है मानसिक गतिरोध। अब इसके विषय में जानकारी लेते हैं। मानसिक गतिरोध क्या है? अगर आप अपने साथियों के बराबर नहीं सीख पाते तो मतलब आप में मानसिक गतिरोध है। ठीक है, आप पिछड़े हैं। मानसिक गतिरोध मतलब पिछड़े बालक। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक है, सिरिल बर्ट है। इसके अनुसार क्या है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालयीन जीवन के मध्य अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की उम्र में अपनी कक्षा के नीचे का कार्य नहीं कर पाते हैं, जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। अपनी उम्र के सामान्य कार्य नहीं कर सकता है वो बच्चा, वो सिरिल बर्ट के अनुसार वो पिछड़ा है। ठीक है, ये कुछ मनोवैज्ञानिक है, इनके आधार पर आपको कीवर्ड पढ़ के चलना है, उनके अनुसार आप याद कर लीजिए। शोनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बल प्रदर्शित करता है। ठीक है, और TKA मेनन, उनके अनुसार क्या है, भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा कीवर्ड पढ़कर। तो मानसिक गतिरोध यानी कि पिछड़ा बालक अगर आप अपने साथियों के बराबर नहीं है, उनसे कम है, तो उनकी मानसिक योग्यता क्या हो जाएगी, पिछड़े बालक में गिनी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि पिछड़े बालकों की विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? पिछड़े बालक जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनको वो बहुत निराश प्रवृत्ति के होते हैं, उनको बहुत निराशा फील होता है। ठीक है, पिछड़े बालक की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है और वे एक विषय पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। ठीक है, पिछड़े बालक का व्यवहार असमायोजित है, मतलब वह समाज से पृथक रहने लगता है। ठीक है, अलग थलग रहता है। पिछड़े बालक सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में अब ठीक है विफल रहते हैं। पिछड़े बालक जो क्या है, वो सामान्य तकनीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, आपने देखा होगा कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाले जो बालक होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग पीछे की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक अपनी और अपने से नीचे की कक्षा का कार्य भी नहीं कर पाते। ठीक है, उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर है आपको इतना? आगे देखते हैं
उनमें प्रायः मौलिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है, और वे नवीन समस्याओं पर भी विचार नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक, पिछड़े वाले बालक जो होते हैं वो नवीन जो समस्याएं आती हैं उन पर विचार विमर्श भी नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक की सीखने की गति बहुत ज़्यादा वीक होती है, वे सीखकर जल्दी भूल भी जाते हैं, ठीक है, ये उनकी कमज़ोरी है, उनके इनसे वो पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है, ठीक है, और इनका IQ, हर बालक की आपकी IQ लेवल आपको पता होना चाहिए 90 से 100 तक ही रहता है। हालांकि ये ठीक है, ज़्यादा वीक भी नहीं है, 70 की अपेक्षा तो काफ़ी ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आगे देखते हैं क्या है मानसिक गतिरोध के कारण। अब हम इसके कारण देख लेते हैं। शारीरिक दोष, पिछड़े बालक हैं, मानसिक गतिरोध उनमें हो रहा है तो इसके कारण क्या क्या है। शारीरिक दोष, उनमें कोई शारीरिक दोष हो सकता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, शारीरिक रोग हो सकता है, उनको कोई बीमारी लगी हो, इसके कारण पिछड़े हो गए हों। निम्न बौद्धिक स्तर, उनका बौद्धिक जो क्षमता है बहुत ज़्यादा शून्य या के बराबर है या बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लो लेवल में है। निर्धन परिवार, हो सकता है गरीब परिवार से वो बिलोंग करता हो जिसमें पर्याप्त सुविधा मौजूद ना हो, इसके कारण मानसिक गतिरोध उसके मस्तिष्क में घर कर जाती है। अधिक सदस्यों वाला परिवार है तो हर बच्चे पर बराबर ध्यान ना दे पाना, है ना। माता पिता का दृष्टिकोण, अगर माता पिता का दृष्टिकोण अलग से अलग है तो वो भी एक मानसिक रोग का कारण बन सकता है, गतिरोध का कारण बन सकता है, ठीक है, बच्चे के लिए। शारीरिक वातावरण अगर सही नहीं है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। माता पिता का कम शिक्षित होना भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो ये मानसिक गतिरोध के कारण है, ठीक है। आप नाम से ही पता चल जाता है, इसमें ज़्यादा डीपली में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम सब वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। आगे है बालकों के पिछड़ेपन की रोकथाम कैसे करेंगे, ठीक है। पिछड़े बालकों की रोकथाम में शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवकों और विद्यालय और चिकित्सक आदि को सम्मिलित रूप से कार्य करना पड़ेगा। ये अपने जीवन में बहुत निराशा अनुभव करते हैं और समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक इंडियन मनोवैज्ञानिक है, ये इसको इनका नाम आपको याद रखना है, बी कुप्पूस्वामी, ठीक है। ये एक इंडियन है मनोवैज्ञानिक। इनके द्वारा क्या कहा गया है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि बालकों की, पिछड़े बालकों की रोकथाम में शिक्षक हो, अभिभावक हो, जो समाज सेवक हो और विद्यालय या कोई चिकित्सक हो, हम सबको समान रूप से कार्य करना पड़ेगा इनको सुधारने के लिए, ठीक है, इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। ये किसने कहा है? बी कुप्पूस्वामी ने कहा है। आपको सिर्फ एक इंडियन का नाम याद रखना है। बालक के पिछड़ेपन की परिभाषा किसने दी है? बी कुप्पूस्वामी ने, जो एक इंडियन थे, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? आगे देखते हैं रोकथाम। अब इसकी रोकथाम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। शिक्षा के लिए अलग कक्षाएं और निर्धन है तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है। इनके शारीरिक रोग और दोषों का इलाज जल्द से जल्द किया जा सके जिससे पिछड़ेपन से बाहर आ सकें। अभिभावकों को देखभाल का उपयुक्त प्रशिक्षण देना चाहिए, कैसे उनकी प्रशिक्षण करना चाहिए, अभिभावकों को उनका प्रशिक्षण करो तब जाके वो बच्चों को क्लियर कर पाएंगे। उपयुक्त उनके आवास, ये तो बहुत ज़रूरी है, आवास और संतुलित भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। उनका अलग पाठ्यक्रम बनाकर उनको समझाना चाहिए। समय समय पर जाकर उनकी उपस्थिति का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कौन सा बच्चा आज आया है, कौन सा बच्चा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, किन कारणों से नहीं आया, ये सब हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हों, ठीक है। आगे देखते हैं समस्यात्मक बालक। अब समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? वे बालक जो कक्षा, विद्यालय, घर में समस्या उत्पन्न करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है समस्या उत्पन्न करने वाला बालक, ठीक है, मतलब कि समस्याएं पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब बालक कुछ ना कुछ काम करता है, अनैतिक और असामाजिक कार्य करता है जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बार बार समझाने पर भी वो नहीं मानता। समझ में आ गया इतना? तो वो समस्यात्मक बालक होगा, ठीक है। एक वैज्ञानिक है वैलेंटाइन, ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको। इनके अनुसार क्या है, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात के गंभीर रूप से असाधारण होता है। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके पूरी मैं आपको नहीं कहती कि परिभाषा रट्टा मार लो या याद कर लो, सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ के चलिए, एक दो वर्ड जिससे आप उसको समझ सको, ठीक है। ये तो और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि कई शब्द बिल्कुल एक समान आपको लगेंगे लेकिन ये है ये अलग, ठीक है। आगे देखते हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार क्या 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 हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विशेष लक्षणों के आधार पर उनके मुख्य लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं? चोरी करने वाले बालक समस्या खड़ी कर देते हैं, ठीक है, चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध व झगड़ा करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, ये समस्या उत्पन्न करने वाले बालकों के प्रकार हैं, ठीक है।
छोटे बालकों को परेशान करते हैं, गृह कार्य नहीं कर पाते हैं, कक्षा में देर से आने वाले बालक, अन्य असामाजिक और अनैतिक कार्य करने वाले बालक, अंगूठा चूसने वाले बालक या समस्यात्मक बालकों के प्रकार है। ठीक है, इसके विषय में हम अभी और पढ़ेंगे। चोरी करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चोरी करने की लत, उनको चोरी करने की लत है तो वो समस्याएं खड़ी कर देंगे। आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, चोरी करने से रोक नहीं पाते। अज्ञानता, उन्हें समझ ही नहीं होती चोरी करने से क्या हो सकता है, अज्ञानता में कर देते हैं। ठीक है, माता पिता की अवहेलना, माता पिता अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसकी अवहेलना कर देते हैं। कोई चीज़ में अगर आप माता पिता की आदत होती है रोकते टोकते हैं, सही बात पे बोलेंगे हाँ इसे कर, गलत बात पे बोलेंगे इसे मत करो, तो बच्चा उसी करने पे अड़ जाता है। ठीक है, अवहेलना कर देता है माता पिता की। साहस दिखाने की भावना, मतलब कि यारी दोस्ती वाली वही बात, दोस्त ने बोल दिया कि ऐसा कर लो तो हाँ कर लिए। ठीक है, दोस्त के कहने पर अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए ऐसा दिखावा करना। ठीक है, साहस दिखाने के लिए। गंभीर समस्याओं में फंस जाने से अपरिचित, चोरी करने के कारण ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है ये कि देखिए गंभीर समस्या में फंस जाते हैं वो चोरी करने की आदत से, जिससे वो अनजान रहते हैं कि अगर हम फंस गए तो क्या हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चोरी करने के कारण है। आगे देखते हैं झूठ बोलने के कारण क्या क्या हैं। प्रतिशोध, मतलब कि बदला लेने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं। स्वार्थ, कभी स्वार्थ की भावना से भी झूठ बोल सकते हैं, खुद का स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। झूठ तो हर व्यक्ति बोलता है। ठीक है, कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरे के लिए। ठीक है, डर के मारे भी झूठ बोलना पड़ता है। बचपन में हम लोग भी काफ़ी झूठ बोले होंगे, है ना। दुविधा, है ना, बालक दुविधा में फंस जाता है, क्या करें अब क्या करें, तो उसमें भी झूठ बोल देता है। मनोविनोद, ठीक है, जैसे कि आनंद लेने के लिए, मनोविनोद मतलब होता है आनंद लेने के लिए, है ना, मज़े लेने के लिए झूठ बोल देता है। वफादारी, दोस्तों से वफादारी निभाने के लिए कभी कभी यारी दोस्ती में झूठ बोलना पड़ता है उसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्रोध करने वाले बालक, अब ये कैसे बालक होंगे, ऐसे बालक जिसमें क्रोध तथा आक्रमणकारी भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, साथ साथ चलती हैं। ठीक है, जैसे मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, तोड़ना, गाली गलौज करना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना, ऐसे बालक। क्रोध नाम से स्पष्ट है। ठीक है, एक वैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, इनका नाम याद रखना है। इनका कहना है कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रोध क्या कैसे व्यक्त किया जाता है, आक्रमणकारी व्यवहार के कारण। ठीक है, ये इनका कहना है, ये भी याद रखना है आपको। तो समझ गए आप क्रोध करने वाले बालक क्या होते हैं। ये नॉर्मल लाइफ से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे है क्रोध आने के कारण क्या क्या है, ये देख लेते हैं। वस्तु का छीन लेना, अगर कोई व्यक्ति आपसे, अगर सामने वाला क्रोध पहले से ही है, ठीक है, आप उससे कोई भी चीज़ छीना झपटी करोगे तो उससे क्रोध आ जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पहले से ही। किसी बात से निराश हो जाते हैं तो उनको क्रोध आने लगता है। किसी के प्रति ईर्ष्या करना, कोई नफरत होती है तो उनको क्रोध आता है। खेल या कार्य में अगर खलल पड़ जाता है, मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, आप उसे कोई काम के लिए बुला लो तो उसको क्रोध आने लगेगा। ठीक है, रोगग्रस्त होने जाना, अगर कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया तो उसको अपने आप में चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आ जाएगा। किसी जगह जाने से रोकना, माता पिता की आदत होती है कि बच्चों को रोक टोक मचाते हैं तो उनसे उनको क्रोध आता है। ठीक है, झड़स के वो वही काम करेंगे जो उनको नहीं करना पड़ता है। क्लियर है इतना। आगे है मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक कैसे होते हैं। मादक आप भली भांति जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम जानते हैं, कुछ देर के आनंद के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं, है ना। मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर देती है चीज़ें, जैसे कि कोकीन हो गया, ब्राउन शुगर, शराब, अफीम, इंजेक्शन, कोई भी नशीली चीज़ें, है ना, मादक द्रव्य मतलब नशीली चीज़ें, इन सब का सेवन करने वाले बालक, है ना, कुछ देर के आनंद के लिए इनको ये बिगाड़ देती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। ये सब हमारे आसपास जो चीज़ें होती है वही चीज़ें हैं। आपको ये सब वीडियो के माध्यम से बताने का उद्देश्य यही है, इसी से जुड़े आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। अब हम देखेंगे इसके मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, गृह कार्य समय पर पूरा ना करने वाला बालक क्या होता है। थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है, समझ ली है, तो आपको पता होगा गृह कार्य समय पर पूरा ना करने वाला बालक क्या होगा। पिछड़ा, बाल अपराधी, अपंग या मंदबुद्धि, ये होगा पिछड़ा हुआ। ठीक है, जो गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करता। बाल अपराधी तो हो नहीं सकता, अपंग, मंदबुद्धि ये सब नहीं होगा। ठीक है, आगे है जो बालक भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त होते हैं। किनसे ग्रस्त होते हैं, जो बालक बोलने में, सुनने में, ठीक है, समस्या उत्पन्न करते हैं, वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वो होते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, डिस्फेजिया से। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में या
अपूर्णता के कारण ऐसा रोग हो जाता है। ठीक है, बोलने सुनने में लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, कौन सा रोग है ये, डिस्फेजिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या है, जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं उनकी समस्या क्या है, धीमी गति से सीखना, सीमित संप्रेषण, संप्रेषण वही कम्युनिकेशन है ना, आत्मविश्वास में कमी या सफलता का भय ना होना। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं की समस्या नहीं है, ये तो सभी समस्याएं हैं। पिछड़े मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनकी समस्या क्या नहीं है, धीमी गति से सीखना, ये तो समस्या है। सीमित संप्रेषण, ये भी आत्मविश्वास में कमी, असफलता का भय ना होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असफलता का भय ना होना, क्योंकि बाकी 3 तो समस्याएं हैं, ये एक समस्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशिष्ट बालकों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन हेतु निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है। फ्रेंड, प्रश्न को अच्छे ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है। विशिष्ट बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन हेतु, अब देखिए व्यावसायिक और शैक्षिक और साथ साथ निर्देशन की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा सोपान नहीं है, सोपान का मतलब होता है लेवल, इनमें से कौन सा लेवल नहीं है, कोई भी ज्ञान दे देता है ना, तो ये भी जरूरी है। निर्देशन में ये लेवल कौन सा नहीं है, डॉक्टरी जांच, ये तो है। ठीक है, शारीरिक पुनर्स्थापन, ये भी है। विशिष्ट बालकों की पहचान या शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक अक्षमताओं को स्वीकारना। कहने का मतलब ये कि विशिष्ट बालकों में निर्देशन की जो प्रवृत्ति है इसका सोपान नहीं है। डॉक्टरी जांच कराना, ये भी ज़रूरी है। शारीरिक पुनर्स्थापन, ये भी ज़रूरी है। विशिष्ट बालकों की पहचान, ये भी उसमें आएगा, लेकिन ये शारीरिक अक्षमता को अस्वीकारना ये निर्देशन में नहीं आएगा। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, अब ये आ गया है, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वो क्या कहलाएंगे, जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होंगे वो क्या कहलाएंगे, अफेजिया। क्या कहलाएंगे ये, अफेजिया कहलाएंगे। इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, ठीक है, कठिनाई का अनुभव करते हैं, और सामान्य मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से ये विकार उत्पन्न होता है। मानसिक टॉर्चर जो होता है इनको, सामान्य जो दिमाग होता है किसी भी प्रकार की अगर क्षति होती है तो ये उत्पन्न हो जाता है, अफेजिया। ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, ठीक है, वो अफेजिया में आएंगे, वो रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, याद रखिए, विशेषता नहीं है पूछा है। बुद्धि लब्धि 110 से 120 के बीच होनी चाहिए। त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थता, कार्य कारण संबंधों को समझने में असफलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य कारण संबंधों को समझने में असफलता। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है, क्या नहीं है, बुद्धि लब्धि 120 के बीच होना, ये तो है। ठीक है, त्रुटियां अधिक करता है, जटिल परिस्थितियों को समझने में भी असमर्थ होता है, लेकिन ये जो कार्य कारण संबंधों को समझने में असफलता, ये नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है इसकी। अगला देखते हैं। एक बच्चा जो खालिस्तान रोग से ग्रस्त है वह वाज और सा में अंतर नहीं कर पाता। अभी हमने पढ़े थे, एक बच्चा जो स्पेलिंग में और अंक में भेदभाव नहीं कर सकता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिसलेक्सिया। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, ऐसा बालक क्या होता है, इसको बालक को पढ़ने में भी कठिनाई होती है, बी और डी है ना, जी और एस सी एस ऐसे में अंतर नहीं समझ पाता। सा और वाज में क्या होता है, अनक्लियर और अनक्लियर न्यूक्लियर, इसमें अंतर समझ नहीं पाता, स्पेलिंग में भेद नहीं कर पाता है ये बालक, उसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। क्लियर है, आगे देखते हैं। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। अब यहाँ साइंटिस्ट का नाम आ गया है। टर्मन के अनुसार क्या बुद्धि बताई गई थी इसकी, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक क्या कहलाएंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है 70 से कम हो। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताई कि इनकी बुद्धि लब्धि, हर बालक की बुद्धि लब्धि पता होनी चाहिए, हर साइंटिस्ट ने कितना बताया ये पता होना, जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई हूँ वो पूरी क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे। ठीक है, और जो हम थ्योरी में नहीं बता पाए वो हम इसके माध्यम से आपको समझा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। प्रतिभाशाली बालक, अभी हमने पढ़ा, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते,
शिक्षकों के स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, क्या आएगा इसमें बताइए। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बालक, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। शिक्षकों के स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, क्लियर है इसका। आगे देखते हैं क्या है, एलेक्सिया। ठीक है, एलेक्सिया कौन सा रोग है, क्या होता है एलेक्सिया, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता या पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या चीज़ होती है, तो ये होती है सीखने की अक्षमता। ठीक है, एलेक्सिया में क्या होता है, सीखने की अक्षमता होती है ये। क्लियर है आपको, एलेक्सिया क्या है, सीखने की अक्षमता है। आगे देखते हैं, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं। अभी हमने इस विषय में पढ़ा था। ठीक है, जो अपनी योग्यताओं हो, क्षमताओं हो, व्यक्तित्व और व्यवहार विशेषताओं की दृष्टि से अपने आयु के अन्य औसत बालकों से असामान्य होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो कहलाएंगे विशिष्ट बालक। सामान्य बालकों से अलग होते हैं जो, ठीक है, उसमें ढल नहीं पाते, क्या हो जाएंगे वो, विशिष्ट बालक। ठीक है, जब भी मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें क्लियर किया था। आगे देखते हैं क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, कौन सा रोग होता है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होंगे उनको कौन सा रोग हो जाएगा, डिस्थीमिया। क्या हो जाएगा, डिस्थीमिया। ये गंभीर तनाव की अवस्था को कहते हैं डिस्थीमिया। ठीक है, जो गंभीर तनाव होता है ना, इसमें ये एक मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है, सीखने पे। ठीक है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनको सामान्यतः ये रोग होता है डिस्थीमिया का। ठीक है, मन स्थिति निम्न हो जाती है इसमें। ठीक है, डिस्थीमिया में। क्लियर है, आगे देखते हैं, किसी बालक की बुद्धि लब्धि 155 है, तो वह कौन सा बालक होगा, अभी बताया था मैंने, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, असंतुलित बालक या अति प्रतिभाशाली बालक। अभी हमने बात की थी कि जिसकी बुद्धि लब्धि कितने से कितनी होनी चाहिए, 140 या 130 के ऊपर हो और फिर 170 180 तक हो, वो क्या हो जाएगा, अति प्रतिभाशाली बालक। ऐसे बालक क्या हो जाते हैं, देखिए 155, 150 से 180 के बीच होती है इनकी बुद्धि लब्धि। ठीक है, अति प्रतिभाशाली मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्हीं की होगी, जो भी ज़्यादा होगी वो इन पे टिक लगाना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है, विकलांग बच्चा है तो उसमें किस प्रकार की भावना घर कर जाएगी, सुस्ती, बिल्कुल नहीं, स्वाभिमान नहीं, आत्मदैन्य, काल्पनिक अवस्था। अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो अपंग विकलांग जो बालक होता है, कोई बच्चा विकलांग रहता है तो उसमें किस चीज़ की भावना घर कर जाती है, उसमें हो जाती है आत्मदैन्य, सेल्फ जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो उसकी भावना घर कर जाती है, अपने आप को बहुत हीन भावना से देखने लगता है। ठीक है, सुस्ती, स्वाभिमान, काल्पनिक अवस्था, ये तो उसके नॉर्मली हो ही जाएंगे, लेकिन जो आत्मदैन्य है उसकी भावना उसमें घर कर जाती है। ठीक है, आत्मदैन्य की भावना उसमें क्या कर जाती है, घर कर जाती है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, विशिष्ट बालकों के विकास के लिए सर्वाधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक की जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था कि जो विशिष्ट बालकों के विकास के लिए, सर्वांगीण जो विकास करना है उनको, तो उनमें किसकी प्रशिक्षण आवश्यक है, शिक्षकों का, अभिभावकों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, इनमें से कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है अभिभावकों का प्रशिक्षण। जब अभिभावक को प्रशिक्षण दिया जाएगा तब तो वो अपने बच्चों को सही प्रशिक्षित कर पाएंगे, है ना, उनके विषय में तालमेल सही बिठा पाएंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह परिभाषा किसकी है, मैंने कहा था जो मैं थ्योरी में नहीं बताई वो मैंने इसमें क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है वैलेंटाइन की, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी कीवर्ड पढ़कर याद कर लीजिए, आते हैं एग्जाम में ये।
आगे देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो किस प्रकार के नहीं होंगे? पोलियोग्रस्त, ये भी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। लंगड़े, ये भी आएंगे। जड़ बुद्धि वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आएंगे जड़ बुद्धि वाले बालक। ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर क्या आएंगे? पोलियोग्रस्त भी आएंगे, लंगड़े भी आएंगे, दोनों आ गया। तब इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा, जड़ बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जड़ बुद्धि वाले। हमने पढ़ा था इनका IQ क्या होता है? 25 तक होता है। 2 साल के बच्चे की तरफ मानसिक वो होता है इनका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस थ्योरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी और क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसके माध्यम से आपको कई जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।